हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। लास्ट लेक्चर में हमने यूनियन लेजिस्लेचर कवर किया था। इस लेक्चर में हम पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ेंगे और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर को भी हम क्वेश्चंस के थ्रू एड्रेस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। यहाँ पे दो तरह की कमिटीज के बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर, स्टैंडिंग कमिटीज और एड हॉक कमिटीज। क्या होती है दोनों, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें 6 कमिटीज के बारे में बात करेंगे हम। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, फाइनेंशियल कमिटीज, कमिटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल, कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस, कमिटीज टू इंक्वायर, कमिटी रिलेटेड टू हाउसकीपिंग। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में। तो इनका 24 नंबर है। 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं और ये कॉमन बनती हैं, दोनों हाउसेस के अंदर होती हैं। अपने लोकसभा और राज्यसभा के दोनों के मेंबर आते हैं। सेटअप होती है 1993 के अंदर। इसकी अगर हम वर्किंग की बात करें तो ये असिस्ट करती है पार्लियामेंट को रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन ऑफ बिल्स एंड बजटरी प्रोविजंस के बारे में। तो जो हमने पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर के अंदर की जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होते हैं उनका जो स्क्रूटनी होती है वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी करती है। और जब बजट नहीं आता तो उस पीरियड में ये दूसरा काम भी करती है, ये सेलेक्ट करती है स्पेसिफिक टॉपिक्स रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज एंड पुट फॉरवर्ड देयर रिपोर्ट। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी भी मैटर पे, लाइक वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसकी रिगार्डिंग भी रिपोर्ट देती है। तो अलग अलग कमिटीज अलग अलग टॉपिक्स को चूज करके उनके ऊपर रिपोर्ट देती है। इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं। अगर हम इनके कंपोजिशन की बात करें तो 31 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसके अंदर हाउस ऑफ पीपल से 21 मेंबर्स आते हैं और अपने काउंसिल ऑफ स्टेट से 10 मेंबर्स आते हैं। जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट मींस स्पीकर और चेयरमैन अपने अपने हाउसेस से। और जो मिनिस्टर्स होते हैं इसका पार्ट नहीं बन सकते। इसका टर्म होता है 1 साल का। सेकेंड कमेटी है हमारी फाइनेंशियल कमेटी। इसके अंदर 3 कमिटीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी और पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी को, क्योंकि ये इनका दोनों का काम होता है कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के ऑफ इंडिया के द्वारा आप कह सकते हैं कि पेश की जाती है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, उनका एग्जामिनेशन करती है ये। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, इट एग्जामिन्स द 2 ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कैग, जिसके अंदर होते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट की जो इनकी जो रिपोर्ट्स होती है उनको ये एग्जामिन करती है। इनकी रिकमेंडेशंस भी एडवाइजरी होती है। 22 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं हाउस ऑफ पीपल के और 7 मेंबर्स होते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट के। तो टोटल हम देखते हैं 22 मेंबर्स हो जाते हैं। इसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मिनिस्टर्स इसका पार्ट नहीं बन सकते और इसके जो चेयरमैन अपॉइंट करते हैं वो स्पीकर करते हैं अमंग इट्स मेंबर्स। इसका टर्म होता है 1 साल का। जबकि अगर हम पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी की बात करें तो ये एग्जामिन करती है कैग की रिपोर्ट ऑन पब्लिक अकाउंट। अभी हमने जो ऊपर जो बात की थी पब्लिक अकाउंट कमेटी की, वो पब्लिक अकाउंट नहीं करती, वो अदर 2 करती है जो हमारे बजट के पार्ट है, एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। जबकि जो पब्लिक अंडरटेकिंग वाली है वो पब्लिक अकाउंट को कर रही है। इसकी भी रिकमेंडेशन एडवाइजरी है, सेम है। इसके अंदर भी 22 मेंबर्स होंगे, जो आएंगे 15 आएंगे अपने हाउस ऑफ पीपल से और 7 आएंगे हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट से। मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मिनिस्टर पार्ट नहीं हो सकते और जो चेयरमैन अपॉइंट करेंगे इसके अंदर स्पीकर ही करेंगे, पर जो मेंबर होगा वो लोकसभा में से कोई होना चाहिए। टर्म इसका भी 1 साल होगा। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्टिमेट कमेटी की। अगर एस्टिमेट कमेटी की बात करें तो इसके अंदर हम ये एग्जामिन करती है एस्टिमेट्स ऑफ द बजट्स, पर जब वो वोट कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इस कमेटी का जो मतलब इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाता है। इसके अंदर जो सारे मेंबर्स हैं वो भी लोकसभा से आते हैं। 30 मेंबर की कमेटी है और इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहे हैं बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा का हम बात कर चुके हैं, कोई मेंबर नहीं होगा, मिनिस्टर्स पार्ट नहीं बनते इसका। चेयरमैन अपॉइंट करते हैं स्पीकर अमंग इट्स मेंबर्स।
उसके बाद हम कमिटीज के अंदर नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कमिटी है हमारी कमिटी टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। तो इसके अंदर जो स्क्रूटनी करती है कमिटी या कंट्रोल करती है, इसके अंदर हमारी 6 कमिटीज हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ये बात करती है, ये एग्जामिन करती है कि जो पावर डेलीगेट की गई है एग्जीक्यूटिव को, वो क्या प्रॉपरली एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही। फिर है कमिटी ऑन पेपर्स, इसके अंदर दोनों के अंदर हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट दोनों के अंदर अलग अलग होती है और 15-15 मेंबर होते हैं। फिर नेक्स्ट है कमिटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, ये एग्जामिन करती है कि जो पेपर ले किया गया है टेबल के ऊपर, मतलब जो हमारे हाउस के अंदर, क्या वो कंप्लाई कर रहा है जो प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर ये भी अलग अलग कमिटीज होती हैं, इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं हाउस ऑफ पीपल में और अपने काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर होते हैं 10 मेंबर। तीसरी कमेटी है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, ये एग्जामिन करती है जो अश्योरेंस दिए गए हैं मिनिस्टर्स के द्वारा क्या वो सही हैं। इसके अंदर ये 25 मेंबर्स की कमेटी होती है, कॉमन होती है, 15 मेंबर आते हैं हमारे हाउस ऑफ पीपल से और काउंसिल ऑफ स्टेट से आते हैं 10 मेंबर। फिर हम देखते हैं होती है ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एग्जामिन करती है एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन हेल्ड होल्डिंग द कमिटीज एंड द पर्सन इन यूनियन स्टेट इन ड्यूटीज, कि कोई भी ऐसा पर्सन क्या वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो होल्ड नहीं कर रहा। 15 मेंबर की कमेटी है, कॉमन है। फिर 2 कमेटी है जो एक तो वेलफेयर ऑफ SC ST के लिए होती है और एक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए है। तो ये एग्जामिन करती है जो रिपोर्ट्स पेश करती है नेशनल कमीशन फॉर SC ST। कॉमन कमेटी है 30 मेंबर की है, 20 और 10, HOP से 20 है, काउंसिल ऑफ स्टेट से 10 है। जो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है वो एग्जामिन करती है रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके अंदर भी सेम है, 30 मेंबर्स हैं, 20 मेंबर आते हैं हमारे हाउस ऑफ पीपल से और 10 आते हैं हमारे काउंसिल ऑफ स्टेट से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कमेटी की बात करें तो हमारी जो 4th कमेटी है वो कमेटी रिलेटेड टू डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस। तो हमने पहले जो ये वाली जो कमेटी देखी थी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, और उसके बाद हमने देखी थी यहाँ पे जो स्क्रूटनी और कंट्रोल के लिए है, और हम बात कर रहे हैं डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउस कमेटी की। तो इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज है जिसके अंदर है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, ये दोनों इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो दोनों के अंदर ही हम देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रिसाइड कर रहे होंगे वो इसके अंदर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही प्रिसाइड कर रहे होंगे। तो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है ये रेगुलेट करती है प्रोग्राम्स ऑफ एंड टाइम टेबल्स ऑफ द हाउस, और जबकि जो रूल्स कमेटी है वो एग्जामिन करती है जो प्रोसीजर ऑफ द हाउस है और सजेस्ट करती है कि कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर 15 और 11 मेंबर्स हैं रिस्पेक्टिवली। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो हैं, और राज्यसभा के अंदर ये जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है प्राइवेट मिल्स को भी कंसिडर कर लेती है। जबकि जो रूल्स कमेटी है इसके अंदर हम देखते हैं कि लोकसभा के अंदर 15 मेंबर्स हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर 1 मेंबर ज्यादा हो जाता है। तो रूल्स हम देखेंगे कि ज्यादा लोग लगते हैं रूल्स बनाने के लिए काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर, वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसके एक्स ऑफिशियो होते हैं। फिर हम देखते हैं कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स, बिल्स एंड रेजोल्यूशंस और कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। ये दोनों कमिटीज जो हैं ये दोनों लोकसभा के अंदर ही होती हैं, राज्यसभा के अंदर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वही संभाल लेती है। अगर हम प्राइवेट मेंबर्स बिल्स की बात करें तो जो अलोकेट किया जाता है प्राइवेट मेंबर्स को टाइम, जो डिस्कशन होगा उनके बिल्स के ऊपर, उसके लिए जो टाइम अलॉट किया जाता है उसके लिए कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी को जो हेड करते हैं वो हेड करते हैं इसको डेप्यूटी चेयरमैन, लोकसभा के अंदर ही होती है, 15 मेंबर कमेटी होती है। और उसके बाद हम एब्सेंस ऑफ मेंबर की बात करें तो हमने पहले एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर कंटिन्यूसली 60 डेज के लिए एब्सेंट हो जाता है विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस तो उसको उसकी सीट वेकेंट मान ली जाती है। तो उसके लिए जो कमेटी होती है वो 15 मेंबर की होती है, लोकसभा के लिए होती है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं 2 कमिटीज और बचती है हमारी, कमिटी टू इंक्वायर एंड कमिटी रिलेटेड टू हाउसकीपिंग। कमिटी रिलेटेड टू कमिटी टू इंक्वायरी की अगर हम बात करें तो ये कमिटी होती है पेटिशंस, प्रिविलेज और एथिक्स कमिटी। पेटिशंस, जो भी कोई पेटिशंस दी जाती हैं बिल्स पे या कोई भी मैटर है जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उनको एग्जामिन करती है पेटिशंस कमिटी। लोकसभा के अंदर 15 मेंबर है, राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर है। सेम कंपोजिशन अगर हम देखें तो सेम कंपोजिशन है प्रिविलेजेस वाली कमेटी का भी, ये पर एग्जामिन करती है कि क्या किसी भी मेंबर का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ। एथिक्स कमेटी होती है वो एग्जामिन करती है कि कोई केस ऑफ मिसकंडक्ट तो नहीं हुआ। कमेटी रिलेटेड टू हाउसकीपिंग की अगर हम बात करें तो जनरल पर्पस कमेटी होती है, इसके अंदर हाउस कमेटी होती है, लाइब्रेरी कमेटी होती है, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज होती है और कंसल्टेटिव कमेटी होती है।
तो इस तरह हमारी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज हैं वो खत्म होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री एडॉक कमिटीज फॉर्मेशन एंड टाइप्स। तो अगर हम पार्लियामेंट्री एडॉक कमिटीज की बात करें, सबसे पहले अभी हम समझ लेते हैं कि जो एडॉक कमिटीज और स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में क्या फर्क है। तो अगर हम देखें, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, जो पार्लियामेंट होती है, वो असिस्ट की जाती है बाय नंबर ऑफ कमिटीज टू मेक डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द ऑल लेजिस्लेटिव मेजर्स एंड अदर मैटर्स। जो पार्लियामेंट होती है उसको असिस्ट करती है कमिटी, जिससे वो स्क्रूटनी कर पाए जितने भी जो भी लेजिस्लेटिव मैटर उनके सामने आते हैं। तो हम देखते हैं कि दो तरह की कमिटीज होती हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमिटीज जो वर्क करती है कंटिन्यूस बेसिस पे, दैट इज परमानेंट इन नेचर, और कुछ होती है एडॉक कमिटीज जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं और ये टेम्पररी इन नेचर होती हैं। अब हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज की अगर हम बात करें, वो एडॉक कमिटीज की अगर हम बात करें, तो इसका फॉर्मेशन दो तरीके से हो सकता है कि या तो मोशन अडॉप्ट करे एक हाउस और दूसरा उसको एग्री कर दे, या फिर दोनों जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है दोनों हाउस के, उनकी कंसेंट हो जाती है। तो ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो होती है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये बनती है इंक्वायरी करने के लिए सारे मैटर, इट इज फॉर्म फॉर इंक्वायरी ऑफ मैटर। की इंक्वायरी के लिए बनती है, ज्यादातर मैटर की इंक्वायरी के लिए बनती है। रिकमेंडेशन इसकी भी एडवाइजरी होती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं। एक तो इसके अंदर जो लोकसभा के मेंबर्स होंगे वो डबल होंगे राज्यसभा से। दूसरा की जो जेपीसी होती है ये एविडेंस कैन ऑब्टेन एविडेंस ऑफ एक्सपर्ट्स, इंडिविजुअल्स एंड अदर्स एंड कैन आस्क एनीवन टू प्रेजेंट बिफोर इट, अदरवाइज इट इज कंटेम्प्ट ऑफ हाउस। तो इसमें हम देखते हैं जो जेपीसी बनती है ये प्राइम मिनिस्टर को भी अपने सामने कोई भी उसके आप कह सकते हैं कि एडवाइस के लिए या फिर किसी बात के लिए बुला सकती है, इंक्वायरी के लिए बुला सकती है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी होती है सेलेक्ट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी ज्यादातर बनती है स्क्रूटनी ऑफ बिल्स के लिए। ये जो हम इसकी भी रिकमेंडेशन एडवाइजरी होती है। हम देखते हैं कि अभी हमने जो ऊपर पढ़ी थी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, तो 1993 से पहले जब डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज नहीं थी तो उससे पहले हर बार सेलेक्ट कमिटीज बनाई जाती थी टू स्क्रूटनाइज द बिल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फोरम्स और पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है हमें। तो पार्लियामेंट्री फोरम्स की अगर हम बात करें तो दीज आर क्रिएटेड टाइम टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू द मेंबर्स टू हैव इंटरेक्शन विद द मिनिस्टर्स। तो पार्लियामेंट्री फोरम का ये उद्देश्य होता है कि ये जो मेंबर्स है उनका इंटरेक्शन करा सके मिनिस्टर्स के साथ। लोकसभा के अंदर 21 मेंबर्स की कमेटी होती है, राज्यसभा के अंदर 10 मेंबर्स की कमेटी होती है। पार्लियामेंट्री ग्रुप्स की बात करें तो आईपीजी मतलब इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स इज एन ऑटोनोमस बॉडी फॉर्म्ड इन 1949 में बन जाती है बाय मोशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी जो असेंबली हमारी वो मोशन अडॉप्ट करती है और आईपीजी पार्लियामेंट्री ग्रुप बना देती है, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप। These groups are formed to maintain inter-parliamentary relations with the world। जो एक पार्लियामेंट, हमारी जो देश की पार्लियामेंट है वो अदर जो कंट्रीज है उनकी पार्लियामेंट के साथ जो रिलेशन रखती है उसका काम करते हैं आपके इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। तो हमने देखा पार्लियामेंट्री जो फोरम्स होते हैं वो तो एक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जो मेंबर्स इंटरेक्ट कर पाए मिनिस्टर के साथ, पर की जो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स हैं इसके अंदर ये मेंटेन करते हैं इंटर पार्लियामेंट्री, मतलब जो हमारा कंट्री है वो अदर कंट्रीज के पार्लियामेंट का जो रिलेशन मेंटेन करता है उसका जिम्मा होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का। इसको हेड करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर बाय कंसल्टिंग द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा टू सेलेक्ट द मेंबर टू रिप्रेजेंट द पार्लियामेंट्री ग्रुप्स। तो स्पीकर कंसल्ट करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा से और उसके बाद ये मेंबर्स को चुनते हैं। और जो मेंबरशिप है ये सारे लोगों के लिए, सारे मेंबर्स के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए ओपन होती है। अब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज पढ़ चुके हैं, तो हम एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं वो एग्जीक्यूटिव के लिए कौन से हैं, लेजिस्लेचर के लिए कौन से हैं, जो हम आगे जुडिशरी पढ़ने वाले हैं वो कौन से हैं, और अदर के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो हम देखते हैं कि यूनियन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 52 से लेके 151 से तक हैं। तो 52 से 151 तक आर्टिकल हैं। स्टेट के अंदर 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो 52 से 78, 52 से 78 तक है। फिर 79 से लेके 122 तक लेजिस्लेचर है। 123 के अंदर डिस्कस की गई है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे अगर हम सिमिलर देखें नीचे तो हम देखते हैं कि 152 से लेके 167 तक एग्जीक्यूटिव है स्टेट के, लेजिस्लेचर है 168 से लेके 212 तक,
और 213 जो हमारा जो ये लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर दिखाता है, जो इसके अंदर ऑर्डिनेंस पावर भी कह सकते हैं इसे हम। तो 123 और 213 ये आपकी ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट है और 213 हमारी ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर। उसके बाद जुडिशरी आती है जो 124 से 147 तक है। फिर हम देखते हैं कैग है इसके अंदर 148 से लेकर 151 तक, जबकि स्टेट्स के अंदर हम देखते हैं कि 214 से लेकर 231 तक तो जुडिशरी है हमारी हाई कोर्ट्स की, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स है 232 से 237। तो अब हम स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। फर्स्ट है इसके अंदर टाइप्स। तो द इंडियन स्टेट्स हैव आइदर यूनिकैमरल और बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि जो हमारी इंडियन स्टेट्स है उनके अंदर जो लेजिस्लेचर होगा उसके अंदर एक हाउस भी हो सकता है और दो हाउस भी हो सकते हैं। अगर एक हाउस है तो वो कहलाएगा यूनिकैमरल, और अगर दो हाउस है तो वो कहलाएगा बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो ये 8 स्टेट्स के अंदर है इंडिया के, जिसमें है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। JNK रिमूव हो गया है बाय द एवोल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370। नेक्स्ट है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ओथ एंड स्पेशल पावर ऑफ द हाउसेस। तो हम देखते हैं कि पूरा जो हमारा ये वाला पेज है कवर हो जाता है इसके अंदर इस क्वेश्चन के थ्रू, सेकंड क्वेश्चन के थ्रू। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर होगा वो कंप्राइज करेगा गवर्नर को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, और अगर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी। गवर्नर नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस एंड डज नॉट अटेंड एनी मीटिंग ऑफ द हाउस। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं दो हाउसेस है इसके अंदर, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को एसएलए भी कहते हैं। विधानसभा इसका आर्टिकल है 170। तो विधानसभा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम सीट्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम सीट्स हो सकती है इसके अंदर 500 और मिनिमम हो सकती है 60। प्रेसिडेंट सीट्स की अगर हम बात करें तो डिफरेंट सीट्स हैं डिफरेंट स्टेट के अंदर, पर मिनिमम सीट कुछ स्टेट्स के लिए फिक्स कर दी गई है। लाइक अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा के अंदर 30 है, मिजोरम में 40 है, नागालैंड के अंदर 46 है, 45 है। तो हम देखते हैं कि पर ये मिनिमम सीट्स है। हम मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि इन सीट से ज्यादा ही सीट्स है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। सिक्किम और जो नागालैंड है उसके अंदर कुछ मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट होके भी आते हैं थ्रू देयर ट्राइबल काउंसिल्स। अगर इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन और सीट एलोकेशन का मेथड सेम है जो हमारा हाउस ऑफ पीपल के अंदर होता है। यहाँ पे भी रिजर्वेशन दिया जाता है SC STs को, और जो नॉमिनेट मेंबर की एक सीट जो एंग्लो इंडियन की थी वो रिमूव कर दी गई है बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2020। फिर हम विधान परिषद की बात करें जिसे SLC भी कहते हैं, ये आर्टिकल 171 के अंदर मेंशन की गई है। इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम सीट्स बताई गई है। तो जो मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो होती है 1/3 ऑफ द SLA, मतलब ये डिपेंड कर रही है जो इसकी मैक्सिमम सीट्स की जो स्ट्रेंथ होगी हमारी आपकी विधानसभा की, तो उसकी जो 1/3 सीट्स होगी उसकी मैक्सिमम सीट्स होगी, और मिनिमम इसके अंदर 40 कर रखा है। तो जो इसके अंदर इलेक्टेड, इसके अंदर दो तरह के मेंबर्स होते हैं हमारे SLC के अंदर, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। तो इलेक्टेड मेंबर तो टोटल होते हैं, फिर 5/6 ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड। तो ये मेंबर्स को इलेक्ट कौन कौन करता है? इलेक्ट किया जाता है लोकल बॉडीज और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ SLA के थ्रू। तो 1/3 और 1/3 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है लोकल बॉडीज के थ्रू, और 1/3 मेंबर्स को इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ SLA के थ्रू। फिर हम दूसरा देखते हैं इसको कि 1/12 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है ग्रेजुएट्स के थ्रू, और 1/12 मेंबर्स को ही इलेक्ट किया जाता है टीचर्स के थ्रू जो सेकेंडरी स्कूल या उससे अबव को टीच करते हैं। फिर अगर हम इसके नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात करें तो जो 1/6 मेंबर्स हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं और उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ LASS। इसका मतलब है लिटरेचर, आर्ट्स, साइंस इन सोशल सर्विस। यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर है SLA के, वो अपने मेंबर्स जो उनके मेंबर ऑफ द SLA है उनको चूज नहीं कर सकते। जो SLC है हमने देखा ये पार्शली इलेक्टेड और पार्शली नॉमिनेटेड बॉडी है, और इसके अंदर जो इलेक्शन का मेथड है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ पे जो सीट का अलॉटमेंट है उनका साइज ऑफ SLA है, और यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलता SC ST को। अगर हम इसके ड्यूरेशन और ओथ की बात करें तो ये सिमिलर है जैसे पार्लियामेंट के अंदर होती है। ड्यूरेशन आर्टिकल 172 और ओथ आर्टिकल 188 के अंदर मेंशन किया गया है। यहाँ पे बस एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ओथ ली जाती है वो गवर्नर या उनके द्वारा किसी आदमी के सामने ली जाती है।
स्पेशल पावर्स की अगर हम बात करें तो ये आर्टिकल 169 के अंदर मेंशन की गई है। ये आप देखेंगे कि जब स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो सेकेंड ही आर्टिकल स्पेशल पावर बताता है पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो अबॉलिश कर सकती है एसएलसी, मतलब जो हमारी विधान परिषद है उसको, जब रेजोल्यूशन पास करे कौन, विधानसभा, बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद जो पार्लियामेंट है वो इसके अंदर एग्री करने आया उसको सिर्फ प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे, तो उसके बाद जो हमारी एसएलसी है वो अबॉलिश हो जाती है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 भी नहीं माना जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन काफी कुछ सिमिलर है, थोड़ा सा फर्क हम देखेंगे नीचे वाले इस पार्ट के अंदर जो आरपीए के अंदर मेंशन की गई है। तो क्वालिफिकेशन मेंशन है अंडर आर्टिकल 173, इसके अंदर आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओथ बिफोर इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए और एज आपकी एसएलए के लिए 25 ईयर्स और अबव होनी चाहिए और एसएलसी के लिए 30 ईयर्स और अबव होनी चाहिए। जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है आरपीए के अंदर, एसएलए के अंदर है कि इलेक्टेड, आप रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए इन कंसर्न स्टेट। हमने देखा था एचओपी के लिए कंसर्न स्टेट नहीं था, इन एनी स्टेट था, आप किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड इलेक्टर हो सकते हो, पर एसएलए के अंदर आप उसी कंसर्न स्टेट के अंदर ही रजिस्टर्ड इलेक्टर होने चाहिए। एसएलसी के अंदर थोड़ा सा और इसके अंदर दिए गए हैं पॉइंट्स, उसके अंदर है कि आप रजिस्टर्ड इलेक्टर तो होने ही चाहिए, गवर्नर का नॉमिनेशन भी मिलना चाहिए आपको और साथ साथ आप रेजिडेंट भी होने चाहिए उसी स्टेट के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द वेकेशन ऑफ सीट्स एंड द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन मेंबर्स। तो अगर हम वेकेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो ये बिल्कुल सिमिलर है पार्लियामेंट के और ये आर्टिकल 190 से 193 तक बताया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल जो है वो सेम है, सिमिलर टू पार्लियामेंट है, ये आर्टिकल 177 के अंदर मेंशन किए गए हैं। पावर एंड प्रिविलेजेस को आर्टिकल 194 के अंदर मेंशन किया गया और सैलरीज है आर्टिकल 195 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उनकी पावर्स के बारे में पूछा गया है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो जो अगर एसएलए की बात करें तो सिमिलर होते हैं। एसएलसी के अंदर थोड़े से फर्क इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे जो चेयरमैन है वहां पे हमने देखा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो होते हैं, चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा, पर यहाँ पे जो चेयरमैन है वो मेंबर भी होने चाहिए, डायरेक्ट इलेक्टेड होके भी आने चाहिए और अगर वेकेट कर दे, अगर वो मेंबर नहीं रहते तो उनको वेकेट करनी पड़ेगी अपनी सीट, रिजाइन और रिमूव भी कर सकते हैं। रिजाइन अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को करेंगे, दूसरे जो उनके डेप्यूटी होंगे, और अगर रिमूव किए जाते हैं तो इफेक्टिव मेजोरिटी के थ्रू होंगे। यहाँ पे भी सेक्रेटरीट होती है और मेंशन की गई है आर्टिकल 187 के अंदर और ऑलमोस्ट सेम होती है। उसके बाद अगर हम सेशंस की अगर बात करें तो सेशंस के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वहां पे आर्टिकल 85, 86, 87 के अंदर पावर ऑफ प्रेसिडेंट थी, यहाँ पे पावर ऑफ गवर्नर हो जाती है कि वो जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो सेशन है उसको प्रोरोग कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं, सेंड मैसेज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 175। स्पेशल एड्रेस मतलब मोशन ऑफ थैंक्स दे सकते हैं अंडर आर्टिकल 176। अब हम इसके अंदर फाइनल और लास्ट इसका जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है। इसमें जो ऑर्डिनरी बिल के अंदर कभी भी हम देखते हैं कि अगर जो सेकंड हाउस है अगर वो बिल को पास नहीं करता तो डेडलॉक जो हो जाता है उसको सॉल्व करने का यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर एक यूनिक वे है। तो हम देखते हैं कोई अगर ऑर्डिनरी बिल है वो पास कर देता है अगर फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस के अंदर फर्स्ट और सेकंड रीडिंग हो जाती है तो थर्ड रीडिंग के बाद उसके अंदर तीन ऑप्शंस मिलते हैं, या तो बिल पास हो जाए तो वो गवर्नर के पास चला जाएगा, पर अगर बिल रिजेक्ट हो जाता है तो डेडलॉक हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सेम है। पर अगर हाउस विदहोल्ड कर ले बिल को फॉर 3 मंथ्स तो भी डेडलॉक हो जाएगा। वहां पे जो हाउस विदहोल्ड कर रहा था वो 6 मंथ्स के लिए था, यहाँ पे 3 मंथ्स में डेडलॉक हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे वहां पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन था जो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के द्वारा इनिशिएट की जाती है, पर यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। इस केस में क्या करना होगा टू सॉल्व द डेडलॉक, तो एसएलए जो है वो अगेन पास करेगी बिल विद और विदाउट अमेंडमेंट और सेंड करेगी एसएलसी को। एसएलसी या तो पास कर देती है बिल तो सब गवर्नर के पास सीधा चला जाएगा, और अगर ये विदहोल्ड कर लेती है 1 महीने के लिए तो वो बिल जो है पास माना जाएगा। तो हम कह सकते हैं इनके पास 3+1 टोटल 4 मंथ्स का टाइम होता है। 3+1 आप ध्यान रखें इसके अंदर, डेडलॉक 3 मंथ्स के लिए, फिर 1 मंथ का और होता है इनके पास।
उसके बाद जो गवर्नर असेंट है वो सेम है प्रेसिडेंट के साथ, जो प्रेसिडेंट के लिए दी गई थी उनकी असेंट और इनकी असेंट बिल्कुल सेम होती है। फर्क एक इतना सा होता है कि जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए भी बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को। मनी बिल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मनी बिल भी सेम एज पार्लियामेंट है। ओनली डिफरेंस ये होता है कि यहाँ के अंदर, यहाँ पे एसएलए के अंदर प्रेजेंट किया जाता है बाय मिनिस्टर और गवर्नर इसकी रिकमेंडेशन देते हैं। तो आई होप आपको जो हमारी आज का लेक्चर है समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।